हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तलाक एक अनसुलझा रिश्ता। पूछा कि अच्छा यह बताओ काव्या से बात हुई या नहीं। आज तो समय नहीं मिला, लेकिन सोचा है कल टाइम निकाल कर उससे बात जरूर करूँगी। उसे मेरे फ़ोन का इंतज़ार रहता है। एक यही तो जरिया है जिससे मैं उससे जुड़ी हुई महसूस करती हूँ। करुणा और बदेही की दोस्ती प्रैक्टिस के दौरान हुई थी। करुणा स्वभाव से बेबाक और जिंदा दिल महिला थी, जिसे आज में जीने की आदत थी। उसका सिद्धांत था कि अतीत की कड़वी यादों को याद करके बार बार अपने आप को दुख पहुंचाने से अच्छा है कि वर्तमान की खुशियों में अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से जियो। लेकिन इसके एक फार्मूले को खुद उसकी दोस्त बदेही ने कभी फॉलो नहीं किया। उसका तो पसंदीदा कार्य ही था कि जब कभी एकांत मिलता तो वह अपने अतीत में घूम आती थी और फिर घंटों अपने अतीत में हुए कड़वे अनुभवों और अपने टूटे रिश्तों के बारे में सोचकर बार बार दुख के सागर में गोते लगा लिया करती थी। एक करुणा ही ऐसी इंसान थी जिसके पास होने से पल दो पल की खुशियां उसे नसीब हो जाया करती थी। करुणा ने कई बार खुलकर उससे इस विषय पर बात की, लेकिन इन बातों का बदेही पर कुछ खास असर नहीं हुआ। वह जिसे अपने जीवन से पहले निराश थी, आज भी वह उसी तरह से जीवन में आगे बढ़ रही थी। जबकि करुणा हर वक्त इस प्रयास में लगी रहती थी कि वह अपने अतीत की कड़वी यादों से बाहर आकर जीवन को नए सिरे से शुरू करे, एक बार फिर से खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करे। लेकिन यह संभव तब होता जब बदेही खुद के लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करती। उसने तो अपने आप को रोक रखा था अपनी यादों की कैद में, जिससे वह कभी बाहर निकलना नहीं चाहती थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रवीण जैसा प्यार करने वाला इंसान उसे जिंदगी के इस मोड़ पर ला सकता है जहां पति, परिवार और बच्चा होने के बावजूद भी वह अकेली रह गई थी। बदेही के जीवन में आगे क्या होने वाला है? क्या बदेही अपने जीवन में नई शुरुआत कर पाएगी? आज काव्या का बर्थडे था। कोर्ट से लौटते वक्त बदेही ने हर बार की तरह मिठाई का एक डब्बा मंदिर में चढ़ाने के लिए ले लिया था। वह हर साल काव्या के बर्थडे पर मंदिर में भगवान के सामने जाकर काव्या की मनपसंद मिठाई से उनका भोग लगवाती और मंदिर के बाहर बैठे गरीब बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट दिया करती थी, जिससे उसके मन को तसल्ली मिलती थी कि ईश्वर के साथ साथ इन गरीब मासूम बच्चों की दुआएं भी उसके बच्चे को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखेगी। भले ही आज उसका बच्चा उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी इन छोटे छोटी वजहों से अपने आप को खुश रखने की कोशिश किया करती थी। उसे आज भी इस बात की तकलीफ थी कि उसके मासूम बच्चे को माता पिता की गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। हर बार की तरह आज भी जब वह मिठाई का डिब्बा लेकर मंदिर पहुंची तो पुजारी जी खुश होते हुए मिठाई का डिब्बा देकर भगवान को भोग लगाने के बाद उसके हाथ में रखते हुए आशीर्वाद देते हैं कि बेटी, तुम्हारा बच्चा हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। बदेही के साथ अपने वकालत की प्रैक्टिस की शुरुआत करने वाले रामानुज बदेही की कार्यकुशलता और अपने कार्य क्षेत्र में दक्षतापूर्ण व्यवहार से काफ़ी प्रभावित थे। कई बार उन्होंने बदेही की दोस्त करुणा से जरिए बदेही के जीवन से जुड़ी कुछ कुछ बातों के बारे में जानना था, जिस कारण बदेही के जीवन से जुड़ी कहानी को जानने में दिन पर दिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। लेकिन बदेही अपने कार्य क्षेत्र में जितनी ही कुशल वक्ता थी, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बंद किताब की तरह थी, जो हर किसी के सामने खुलना पसंद नहीं करती थी।
प्रवीण के बाद उसके जीवन में करुणा वह दूसरी शख्स थी जिसने उसके जीवन में हर पहलुओं को जाना था। रामानुज ने कई बार बदेही और करुणा से नॉर्मल बातचीत से आगे बढ़कर दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बदेही अपनी मर्यादा के दायरे को तोड़ते बाहर नहीं आना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने सभी सहकर्मियों के साथ एक दायरा बना कर रखा था जिससे सिर्फ कोर्ट कचहरी और केस की बातें होती थीं, क्योंकि उसे इस बात का अगर उसने अपने बंद जीवन के पहलुओं को सबके सामने उजागर किया तो एक प्रज्ञा स्त्री के जीवन में भी किस तरह के लांछन लगाए जाते हैं और उस स्त्री को समाज में किस तरह से अपमानित होना पड़ता है, इस बारे में सोचकर भी उसे डर लगता था। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री चाहे कितनी भी बुलंदियों पर रहे, मगर उसके जीवन में जुड़ी कुछ नाजुक बातें समाज के सामने खुलती हैं तो उसके लिए सिर्फ स्त्री को ही दोषी दिया जाता है। पुरुष की गलती किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। स्त्री को बार बार उस गलती के लिए अपमानित होना पड़ता है जिसकी जिम्मेदार वह अकेली नहीं होती है। आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ स्त्रियों को पुरुषों के बाद ही स्थान मिला है। पुरुष लाख गलतियाँ करे लेकिन उसकी गलतियाँ किसी की नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वह गलती अगर औरत ने कर दी तो फिर वह समाज में कुलक्षणी, बदचलन और न जाने कितने उपनामों से परिभाषित की जाने लगती है। समाज की इस दोहरी मानसिकता के कारण बदेही ने कभी भी अपने दोस्ती के दायरे को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसके जीवन में एकमात्र करुणा ही वह पहली और आखिरी शख्स थी जो इस वक्त उसके जीवन के सभी राजों से पूर्णतः वाकिफ थी, क्योंकि करुणा ने बदेही के साथ उस वक्त साथ दिया जब बदेही के पास कोई रिश्ता या सहारा नहीं था। माता पिता के पास वह दोबारा लौटकर जाना नहीं चाहती थी। माता पिता ने तो कई बार बदेही के टूटते रिश्ते की खबर सुनी तो उसे अलग होने की सलाह दी और इस कार्य में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन न जाने क्यों बचपन से लेकर आज तक माता पिता के अपनत्व को तरसती रही बदेही को अब माता पिता का साथ नहीं चाहिए था। इसीलिए कोर्ट कचहरी के दौरान करुणा से बार बार होती मुलाकात और उसके अपनत्व की भरी बातों ने दोनों की दोस्ती की मजबूत नींव रखी, जो आज तक उसी तरह विश्वास और भरोसे के साथ कायम है। आज भी बदेही और करुणा एक दूसरे के लिए मजबूत संबल बनी हुई हैं। इन बातों से रामानुज के मन में बदेही को लेकर सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी इल्म हो गया था कि बदेही बाकियों से अलग है। इसीलिए आगे से हमेशा अब वह इन बातों का ध्यान रखे। प्रोफेशनल बातों के अलावा कभी भी उन्होंने बदेही की पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश नहीं की। इतने दिनों एक साथ काम करने से बदेही को भी यह बखूबी मालूम था रामानुज अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। बस उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानकारी होने से उनके प्रति सहानुभूति